उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। आदाब कबूल फरमाएँ। सामाईन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ख़तरे की जो बस एक लम्हे में आपको तबाह व बर्बाद कर देता है। सामाईन, आज हमारी ज़िंदगी का आधा हिस्सा मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर गुजरने लगा है। हम ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी तस्वीरें और मालूमात शेयर करते हैं। इन तमाम चीज़ों से आसानी तो है, मगर ख़तरे भी बहुत हैं। साइबर क्रिमिनल दूर बैठा होता है, लेकिन उसके हमले चंद सेकंड में हमारी ज़िंदगी उलट पुलट कर सकते हैं। सोचिए, एक गलत लिंक पर क्लिक किया, एक फेक कॉल पर एतमाद किया, बैंक OTP किसी को बता दिया और बस आपके अकाउंट, मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ हैक हो गया। इसलिए कहते हैं कि साइबर क्राइम वो जुर्म है जो नज़र नहीं आता मगर नुकसान बहुत बड़ा करता है। सामाईन, हर रोज़ हज़ारों लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं, कभी लालच में आकर, कभी लाइल्मी में और कभी जल्दबाजी में। सामाईन, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। कभी एक जाली कॉल जिसमें आपको ATM बंद होने की इत्तला देते हुए OTP की मांग, कभी KYC ख़त्म होने की बात कहकर, लिंक पर अपडेट करने की बात कहकर आपको साइबर क्रिमिनल अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। ये महज कुछ मिसालें हैं। साइबर क्रिमिनल के पास लातादाद हथकंडे हैं जिनके ज़रिए वो लोगों को अपना शिकार बनाने में लगे रहते हैं। साइबर क्राइम क्या है, इससे महफूज रहने के लिए हमें क्या एहतियात बरतने हैं, और अगर आप गलती में इसका शिकार हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, इन तमाम मसाइल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एथिकल हैकर एंड साइबर सिक्योरिटी सेल के माहिर जनाब मृत्युंजय सिंह साहब। उनसे इस पूरे मसले पर बातचीत करते हैं और उनसे साइबर क्राइम की तमाम बारीकियों को समझते हैं। मृत्युंजय सिंह, आप सबसे पहले ये बताइए कि साइबर क्राइम क्या है और एक आम आदमी किस तरीके से इसका शिकार हो जाता है। सर, बेसिकली जो साइबर क्राइम आप उसे कह सकते हो जो इंटरनेट की दुनिया में कोई भी एक तरह का आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, वो सब एक कैटेगरी साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। चाहे वो डिजिटल हाउस अरेस्ट हो, चाहे न्यूड वीडियो कॉल स्कैम हो, चाहे ट्रेडिंग स्कैम हो, चाहे सोशल मीडिया हैकिंग हो, चाहे साइबर बुलिंग हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी डिजिटल कोई ऐसा आपके साथ फ्रॉड स्कैम हो रहा तो साइबर क्राइम के कैटेगरी में आता है। अब बेसिकली ये एक तरह का मोडस ऑपरेंडी है, जिसे किसी को टारगेट करना, किसी के एक कोई स्कैमर है किसी विक्टिम को टारगेट कर रहा है तो उसके बारे में पहले पता करता है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो कब पार्क में जाता है, कौन से बैंक में उसका अकाउंट है, कितनी देर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, उसके बाद उसको टारगेट किया जाता है। और ये एक तरह का मोडस ऑपरेंडी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ये एक रैकेट चल रहा है और हर साल लाखों लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। लोग इतनी आसानी से कैसे इसका शिकार हो जाते हैं? हैकर्स के पास क्या टेक्नोलॉजी है जो इतनी आसानी से किसी आम आदमी को वो इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं? सर, बेसिकली कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास वो टेक्निक है जो उनको पता है कि बंदा सामने वाला फंस जाएगा। अगर नॉर्मल एक आपने बहुत सारा स्कैम सुना होगा, न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है न्यूड वीडियो कॉल स्कैम में हुआ है, डिजिटल हाउस अरेस्ट में हुआ और ट्रेडिंग स्कैम। वो तीनों कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, और उसके बाद में जो सबसे कम रेशियो जो साइबर फ्रॉड का जो केसेस दर्ज हुए हैं वो न्यू वीडियो कॉल स्कैम में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कों को टारगेट किया गया। इसमें सिर्फ 100 केसेस में सिर्फ 10 ही केसेस पे FIR दर्ज हुआ, बाकी 90 केसेस में किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। इसमें एक स्कैमर क्या करता है, एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करता है। वैसे मैं एग्जांपल दूं न्यूड वीडियो कॉल स्कैम कैसे होता है, तो पर्टिकुलर एक फेक स्कैमर क्या करता है, एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है एक लड़की के नाम से, एक पर्टिकुलर लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है सोशल मीडिया पे। लड़कों की एक मानसिकता होती है कोई लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है, एक्सेप्ट कर ले। और मैं बता दूं कि अगर कोई भी अननोन पर्सन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है तो आप उसको पहले जांचें परखें कौन है, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करें। लड़का एक्सेप्ट करता है, लड़का लड़की की बात होती है, उसके बाद लड़की कहती है नंबर शेयर होता है, फिर व्हाट्सएप पे आते हैं, उसके बाद वीडियो कॉल का काम स्टार्ट होता है। बेसिकली जब वीडियो कॉल होता है तो सामने उस लड़की का फेस को कैप्चर कर लिया जाता है। लड़की बिना कपड़े की है और सामने से वीडियो कॉल फेस कैप्चर हो गया, वहाँ से फिर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट किया, उसको कहते हैं सेक्स टूरिज्म। उसके बाद लड़कों से पैसा निकाला जाता है, जब नहीं देता लड़का तो फेक स्कैमर अपने ही पुलिस वाले बंदे को मिला के फ़ोन कराता है कि FIR हो गया है। लड़का डर के पैसे देता है, कुछ लोग समझदार होते हैं, अवेयर होते हैं, FIR कराते हैं, कुछ लोग और अवेयर होते हैं तो उसको ब्लॉक करके
साइड करते हैं। जनरली इसमें करना क्या चाहिए, कोई भी ऐसा कॉल आपको कोई ब्लैकमेल करा तो सबसे पहला काम सोशल मीडिया अकाउंट को तुरंत डीएक्टिवेट करें, और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डीएक्टिवेट करें, हर जगह से ब्लॉक करें, हर जगह से, कि आपने अगर एक बार पैसा उसको दिया तो फिर वो पैसा निकालता ही रहेगा। अगर आपने 5,000 दिया तो कम से कम 5 लाख तक भी निकाल लेगा। और ये सबसे ज़्यादा केस ये मिडिल क्लास के जो अपर क्लास में होते हैं ना, उनके साथ हुआ है कि वो पैसा देते भी हैं और एफआईआर भी दर्ज नहीं होता इस केस में। कुछ नाम आपने बताए, और कौन कितने किस्म के ये साइबर क्राइम हैं और किस किस क्लास के लोग इसका शिकार होते हैं, जो अलग अलग टाइप की आपने किस्में बताई हैं साइबर क्राइम की? अब जिससे सर मैंने बताया, जो सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, न्यूड वीडियो कॉल स्कैम में गया है, फिर डिजिटल हाउस अरेस्ट में गया है और ट्रेडिंग स्कैम में गया है। ट्रेडिंग स्कैम में क्या होता है कि बेसिकली स्कैमर्स को पता होता है कि सामने वाला बंदा ट्रेडिंग करता है, उस सब इन्फॉर्मेशन, इसको कहते हैं हमारे लैंग्वेज में कहते हैं पेन टेस्टिंग। पेन टेस्टिंग वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि किसी सामने वाले बंदे को टारगेट करना है हमें, तो उसके बारे में पहले पता करने, कब पार्क में जाता है, कब क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन। पेन टेस्ट करने के बाद स्कैमर क्या करता है, उसको एक व्हाट्सएप पे फेक जाल, मतलब इसको फिशिंग कहते हैं, मतलब उसको छोटा सा जाल डालता है कि आप 5,000 लगाओ, आप तुरंत 10,000 कमा लोगे। बंदा 5,000 लगाता है और 10,000 कमा भी लेता है, फिर 10,000 लगाता है, फिर 25,000 भी कमा लेता है। अब उसको जब लालच आती है तो बहुत बड़ा बल्क में अमाउंट लगाता है। मेरे पास कम से कम सर 2024 से अभी 2025 तक के पिछले लास्ट महीने तक कम से कम मेरे पास जो सिर्फ ट्रेडिंग स्कैम के जो फाइनेंशियल फ्रॉड का है कम से कम 50 करोड़, जिसमें से किसी के 5 करोड़ गए, किसी के 3 करोड़ गए, किसी के 10 लाख गए, किसी के 5 लाख गए, इस तरह के अमाउंट गए हुए हैं। मेरे पास एक बेंगलोर का केस आया था, एक मैम थी, उनके हस्बैंड का डेथ हुआ था, उनके डेथ के बाद उनको पैसे मिले थे 5 करोड़ कुछ अराउंड मिले हुए थे, वो सारे पैसे ट्रेडिंग स्कैम में चले गए, सारे पैसे, सारी उनकी गलती है। अगर आप अवेयर हो, सोचो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप किसी वेरीफाइड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, खुद से ट्रेडिंग करो, डीमेट अकाउंट बनाओ, खुद से ट्रेडिंग करो। कोई सामने वाला बंदा आपको लालच दे रहा है, आप उसके एप्लीकेशन, अब उसमें होता क्या है कि एक फेक एपीके होता है, मतलब एक मिलता जुलता ऐप से क्लोन करके उस एपीके को व्हाट्सएप भेजा जाता है, उसको इंस्टॉल किया जाता है और उसमें प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट दिखाया जाता है, क्योंकि उसको वो मैनुअली कंट्रोल होता है स्कैमर के थ्रू। लोग पैसा लगाते जाते हैं, वो पैसा उसमें चला जाता है। बहुत तेज़ी से इस वक्त डिजिटल अरेस्ट और साइबर बुलिंग का नाम चला है, ये किस टाइप के साइबर क्राइम है और कौन लोग साइबर हैकर के निशाने पे रहते हैं इन दोनों? साइबर बुलिंग का सर जो केस मेरे पास सबसे ज़्यादा आया है, जो बच्चों का, जो बच्चे हैं जो गेम खेल रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं पढ़ने को लेके, गेम खेलने के नाम पे। गेम में क्या होता है सर, आप गेम खेलते हो, बच्चे भी होते हैं, उनके पास होता है गेम में ना कुछ गन्स खरीदने हैं, कुछ बहुत सारे टूल ऐसे आते हैं जो पेड होते हैं। अब बच्चों का आपने फ़ोन दे के रखा हुआ, अब बच्चों के पास ऑलरेडी उनके पास उस फ़ोन में फ़ोन पे इंस्टॉल है, गूगल पे इंस्टॉल है। बच्चे क्या करते हैं उनको तो पता नहीं है, उन्होंने बस अमाउंट सेक्शन पे क्लिक किया, आपके अकाउंट से पैसे कट गए। मेरे पास कम से कम बच्चों के, ऐसे बच्चों को 200 ज़्यादा केसेस आए जो बच्चे सिर्फ गेम खेलते खेलते कम से कम 4 लाख 5 लाख अकाउंट से पैसे कटे, उनके पेरेंट्स को पता ना चला। ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आए। अब इसमें करना क्या चाहिए, अगर आपके साथ आपने कोई साइबर बुलिंग हो, किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड हो गया, पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको क्या करना है, एक 1930 का एक नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, cybercrime.gov.in, वहाँ से रन होता है। आप 1930 पे इन्फॉर्म करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके इन्फॉर्म करो। उनको ये बोलो कि मेरे साथ फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हो गया है, आप मेरे कंप्लेन रेज कर लो, मेरे पैसे रिवर्स का एप्लीकेशन कंप्लेन रेज कर लो। तो बैंक के पास एक अथॉरिटी होता है कि पैसे रिवर्स करने के लिए कंप्लेन रेज कर लेती है। अगर आपने उतना कर दिया तो चांसेस है 50% कि आपके पैसे मिल जाए। आप तुरंत 1930 पे कॉल करो, फिर cybercrime.gov.in पे इन्फॉर्म कर सकते हो, थाने जाने की जरूरत नहीं। डिजिटल अरेस्ट काफ़ी ट्रेंडिंग है, ये क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है? सर डिजिटल हाउस अरेस्ट में हमको तो लगता है इसमें भी लाइक मेरे पास तो ऐसे केसेस, सिर्फ बनारस के ऐसे बहुत सारे केसेस आए। इसमें होता क्या है सर कि पहले पर्टिकुलर एक बंदे को टारगेट किया जाता है। मैं एक केस का नाम नहीं लूँगा, बताऊँगा थोड़ा सा। उनके पूरे बच्चे यूएस में रहते हैं, उस मैडम थी, टीचर थी, उनको कॉल आता है कि मैं ईडी से बोल रहा हूँ। नहीं, किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट करते हैं जो स्कैमर हैं? वही अब आपको एक कॉल आता है, आपको ये बोला जाता है कि मैं ईडी से बोल रहा हूँ, सीबीआई से बोल रहा हूँ, और आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, इतने अकाउंट में आपके पैसे, आपको भी पता है, उसको भी पता है कि अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, ये इस पर टैक्स लगेगा, आपको ये होगा, आप एक काम करो, इस पैसे को हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो। अब आपको वीडियो कॉल पे रहना है, मतलब आपको घर पे ही अरेस्ट किया जा रहा है। सामने वाला पुलिस की वर्दी में बैठा है वीडियो कॉल पे, आपको वीडियो कॉल पे रख लिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो कॉल पे किसी को फ़ोन नहीं करना है, किसी को कॉल नहीं करना है, वॉशरूम भी जाना है तो फ़ोन वीडियो कॉल लेके ही जाना है। मतलब एक तरह का ऐसा अरेस्ट किया जाता है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। उस मैडम के साथ उन्होंने गए, बैंक जाके पैसा ट्रांसफ़र करके आई, और उसके बाद 2 करोड़ 55 लाख के समथिंग अमाउंट था।
अब इसमें स्कैमर क्या करेगा, आपको बोलेगा इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए, आप वीडियो कॉल पे रहिए, अभी टेस्ट करके पैसे को सब कुछ जेन्युइन रहेगा तो फिर वापस कर दिया जाएगा। पैसे आपने ट्रांसफर कर दिया, बहुत लोग ऐसे रहे कि यूपीआई, गूगल पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। बहुत सारे केसेस आपने ये सुने होंगे, रेप केस वाले, कि आपका बच्चा, आपका बेटी रेप केस में पकड़ा गया, थाने में पकड़ा गया है, सब एक डिजिटल हाउस का ही एक पर्टिकुलर एक सेक्शन है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉल कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आपको कोई कॉल कर रहा है कि मैं ईडी से बोल रहा हूँ, ईडी जनरली कॉल नहीं करती कि आपको मैं डिजिटल हाउस अरेस्ट नाम का कोई वर्ड होता नहीं है बेसिकली। आपको ऐसा कोई भी कॉल कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो तुरंत नियर बाई थाने को इन्फॉर्म करो, बिना तुरंत फ़ोन काटो, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करो, ऐसा कुछ वर्ड होता नहीं है। आप लंबे वक्फे से इसमें हैं, इस फील्ड में, क्या एदाद व शुमार हैं, क्या डेटा है जितने लोग अब तक इसका शिकार हो चुके हैं साइबर क्राइम का? क्योंकि जब तक लोगों के साथ होता नहीं है तब तक वो लोग बेदार नहीं होते। तो आप ज़रा बताइए कि कितनी तादाद पहुंच चुकी है और कितना लोगों को नुकसान हो चुका है इससे। सर मैं फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करूँ, सिर्फ मतलब एक पूरी कैटेगरी फाइनेंशियल फ्रॉड में, तो सिर्फ 2023 का डेटा की बात करूँ तो 7,400 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ 2023 में। फिर वो 206% ग्रो करके 2024 में फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ गया 22,845 करोड़। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है। सिर्फ मैं साइबर फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। अब ये 25 में, अभी मैं सिर्फ 25 नवंबर तक की बात कर रहा हूँ। अकेले नवंबर में इस 2025 के नवंबर में 30,000 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर चुका है सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड। अभी अगले फाइनेंशियल ईयर तक चलने वाला कितना तक पहुंचे किसी को आइडिया नहीं। ये दायरा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके लिए सर सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जहाँ तक समझ में कि लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे, जहाँ तक मेरे इस केसेस पर रिसर्च करने के बाद ये समझ में आया, अगले 10 सालों में इंडिया में रेप, बलात्कार जैसी चीज़ें नहीं होंगी। हमें लगता है सिर्फ हर चौथा पाँचवा बंदा साइबर फ्रॉड ही करेगा, इंटरनेट से, यूट्यूब से सीखेगा, स्कैम करना स्टार्ट करेगा। तो अगर जब तक सर हम या आप, आपकी फैमिली अगर अवेयर नहीं होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब तक ये नहीं रुकने वाला है। क्या एहतियात के किस तरीके से बरतें जो लोग इसका शिकार ना हो? सबसे पहले तो सर कि कोई भी आपको ऐप और एपीके में अंतर पता होना चाहिए। कोई आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो वेरीफाइड सोर्स से इंस्टॉल करें, जैसे गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर की तरह। कोई एपीके फाइल गूगल से या फिर कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा है उसको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। दूसरा, कोई व्हाट्सएप पे लिंक भेज रहा है, कोई सोशल मीडिया लिंक भेज रहा है, कुछ भी कह के कि आप इस पर क्लिक करके वोट कर दो तो आपको 100 रुपये 5 रुपये मिलेंगे, उस पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। क्लिक करने से आपका फ़ोन, आपका डेटा, आपका सोशल मीडिया अकाउंट ईजिली हैक हो सकता है सिर्फ एक लिंक भेज के। अगर आपको एक कॉल आता है कि ईडी से बोल रहा हूँ, सीबीआई से बोल रहा हूँ, तो एक समझ लें कि कोई ईडी सीबीआई आपको कभी भी कॉल नहीं करती है। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तब तुरंत 1930 पे कॉल करके आप इन्फॉर्म करो। उसके बाद अब आते हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप बच्चों को कोई फ़ोन दे रहे हो तो उसमें ना पेरेंटल लॉक हमें, मुझे लगता है कि रखना चाहिए कि आप बच्चों को उतना ही एक्सेस दो जितना उसको जरूरत है। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे पढ़ने की जरूरत है तो सिर्फ यूट्यूब का एक्सेस दे दो, गूगल का एक्सेस दे दो। कोई एपीके इंस्टॉल ना कर पाए, कोई फ़ोन पे गूगल पे का, कोई पे गेटवे का एक्सेस ना कर पाए। तो अगर हम सर जब तक अवेयर नहीं होंगे, हमारे बच्चे जब तक अवेयर नहीं होंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड कभी रुकने वाला नहीं है। साइबर क्राइम होने के बाद क्या करें? क्योंकि बेदारी की कमी की वजह से बहुत से लोग जान भी नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो अगर कोई शिकार हो गया उसके बाद उसे क्या करना है, किस तरीके से जो उसका नुकसान हुआ है उसकी अदायगी वापस हो? उसका पहला काम सर, सबसे पहला काम, किसी को कुछ भी कॉल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कस्टमर केयर का नंबर निकालना है। या फिर आपको निकालने में भी हो सकता है गलत नंबर निकल जाए, स्कैमर का नंबर निकल जाए। आप अपने बैंक का पासबुक निकालो, उस पर कस्टमर केयर का नंबर होता है, सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करो। दूसरा काम, 1930 पे कॉल करके इन्फॉर्म कर दो। कहीं थाने जाने की जरूरत नहीं, साइबर थाने जरूरत की नहीं है। आप 1930 पे इन्फॉर्म कर दो, अपने बैंक के कस्टमर केयर को इन्फॉर्म कर दो, उतना काफ़ी है। 24 घंटे के अंदर आपने एफआईआर दर्ज कर दी तो चांसेस है 50% कि आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। साइबर क्राइम का जो मसला है, इससे निपटने के लिए सरकार और आप जैसे लोग किस तरीके से कोशिशें कर रहे हैं? सर मेरी टीम में कम से कम सैकड़ों ऐसे बंदे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सर्विस दे रहे हैं लोगों को। और हमारे पास हर महीने कम से कम 400-500 केसेस हमारे फ़ोन पे आते हैं, हमारे ऑफिस के नंबर पे आते हैं। हम लोग खुद जो काम हमसे हो पाता हम कर लेते हैं, जो काम हमसे नहीं हो पाता है हम उनको बता के तुरंत साइबर थाना को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारा बंदा है, उसको प्लीज़ देख लो, कैसे भी करके इसका हेल्प करो। पुलिस ऑलरेडी साइबर थाने में एक्टिव हो गई है। अगर आप टाइम पे, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, अगर टाइम पे आपने एक्शन ले लिया तो आपका पैसा गारंटीड है कि रिकवर हो जाएगा 100%। या फिर आप पुलिस से हेल्प ले लो, या फिर हमारी टीम, मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है, आप हमें गूगल से मेरा नंबर निकाल के ईमेल कर सकते हो, आप वहाँ से भी डेटा हमें मिल जाएगा। हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर सकते हैं, हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। और जो जागरूकता या बेदारी के लिए किस तरीके से काम हो रहे हैं आप लोग या गवर्नमेंट के लेवल पे?
जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जैसे आपको कोई नंबर पे थ्रेट कॉल आ रहा है, बार बार कोई परेशान कर रहा है, तो आप संचार साथी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐप है, आप उस संचार साथी पे जाके उस नंबर का रिपोर्ट कर दो, नंबर ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया, गिर गया, थाने जाने की जरूरत कहीं भी नहीं है। आप ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद आप संचार साथी पे जाओ, अपने फ़ोन को तुरंत ब्लॉक कर दो। अगर आपको फ़ोन पुलिस को मिल गया तो फिर यूजुअली आप फ़ोन मिलने के बाद फ़ोन को अनब्लॉक कर सकते हो। तीसरा, अगर आपके पास साइबर फ्रॉड हो गया तो आपको 1930 पे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर cybercrime.gov.in पे जाके आप इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको कोई न्यूड वीडियो, कोई गंदा फोटो इंटरनेट पर वायरल किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कहीं भी थाने जाने की जरूरत नहीं। आप एक वेबसाइट है स्टॉप INC, वहाँ पे जाओ, आप उस फोटो उस वीडियो को अपलोड करो, उसके बाद 24 घंटे के अंदर वो फोटो वीडियो इंटरनेट पे जहाँ पे भी होगा वहाँ से ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा वहाँ से। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे कोई धमकी दे रहा है, परेशान कर रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। साइबर क्राइम पे भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो आप, और वहाँ पे हर सोशल मीडिया पे का एक ग्रीवेंस पोर्टल होता है, रिपोर्ट करने के लिए होता है। आप वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर मैसेज का, उस प्रोफाइल का, उस बंदे का उस पोर्टल पे रिपोर्ट कर दो। उसी चाहे मेटा हो, चाहे गूगल हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, इजीली 24 घंटे के अंदर उन लोग एक्शन लेते हैं, उस अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। अच्छा, हैकर्स की आपने मॉडस ऑपरेंडी की बात की, उनके दिमाग में क्या चलता है कि हम सामने वाले को कैसे इस अपने शिकार में फंसा लें, उलझा लें जाल में? सर अभी मैंने बताया एक पेन टेस्ट वर्ड होता है, मैं देसी लैंग्वेज में थोड़ा सा यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा देसी हो जाएगा। तो पेन टेस्ट एक ऐसा वर्ड होता है कि अगर मुझे किसी को टारगेट करना है, किसी का अपहरण करना है, मारना है उसको, तो पहले उसके बारे में पता करूँ कि बंदा कब पार्क जाता है, कब नाश्ता करने जाता है, कौन से दुकान पे जाता है, सब इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, 3-4 दिन लूँगा। सेम जो स्कैमर्स हैं वो भी यही करते हैं। अगर उस स्कैमर को मुझे टारगेट करना तो पहले पता करेंगे कि मैं सोशल मीडिया पर कब फोटो अपलोड कर रहा हूँ। कहीं जनरली लोगों की मानसिकता होती है, कहीं घूमने गए फोटो अपलोड कर दिए, कहीं @80 @BHU अपडेट कर देते हैं लोग, चाहे @लखनऊ चाहे कुछ भी, तो सामने लोग पता चले कि बंदा 10:15 पर लखनऊ के इस चौराहे पे था, फिर फोटो कुछ अपलोड कर दिया कि यहाँ पे था। तो मतलब लोग, हम अपना डेटा खुद स्कैमर को दे रहे हैं, स्कैमर उसके अकॉर्डिंग पेन टेस्ट करते हैं, उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड, मेरा कौन कौन सा बैंक अकाउंट है, सब कुछ होता है। बस उनके बाद काम वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर फ़ोन करेंगे, सर आप ट्रेडिंग करते हैं? सर मैं करता हूँ। सर हम आपको 100% प्रॉफिट देंगे, 1 रुपया एडवांस आपसे नहीं लेंगे। ठीक है सर, करेंगे। आपने 5,000 दिया, आपको 10,000 प्रॉफिट हो गया। आपने 10,000 दिया, आपको 20,000 प्रॉफिट हो गया। फिर 1 लाख रुपए दो, 1.5 लाख हो जाएगा, लेकिन वो 1.5 लाख निकाल नहीं पाओगे। फिर बोलेंगे 1.5 लाख निकालने के लिए आपको 50,000 GST देना पड़ेगा। 50,000 आपने GST दिया तो फिर बोलेगा सॉरी आपको 1 लाख रुपये और टैक्स देना पड़ेगा। अमाउंट बढ़ता रहेगा। मतलब मेन ये है कि लालच और धमकी ही हैकर्स का पहला हथियार है इसमें शिकार करने के लिए। राइट सर। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोग लंबे वक्त से इसमें काम भी कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग शिकार हुए उसके बाद में आप लोगों का सक्सेस रेशियो क्या रहा है, कितना वापस हुआ पैसा, जो लोग शिकार हुए कितने लोगों को इंसाफ मिला आप लोगों के, या जो साइबर सेल हैं पुलिस की, उनकी वजह से कुछ डेटा आपके पास अगर हो? सर काम हमारी टीम भी कर रही है, साइबर सेल भी कर रही है, और मैं अपना बात करूँ तो मेरे पास अभी तक कम से कम 5,000 से ज़्यादा केसेस मेरे पास आए, और जहाँ तक मैंने जो सॉल्व करे अराउंड 300, क्योंकि रेशियो कम रहता है सर। आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तब 2 दिन बाद लोग 3 दिन बाद कनेक्ट करते हैं हमारी टीम को या फिर पुलिस के बाद। पहले तो खुद परेशान होते हैं कि उन करना क्या। अगर आपके पास डिजिटल हाउस अरेस्ट हो गया तो आप खुद ही हफ्ते भर तो ऐसे ही परेशान रहोगे, पुलिस के पास नहीं जाओगे। तो जनरली अगर लोग जो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर हमारी टीम या फिर साइबर सेल को कनेक्ट कर लिए तो उनका पैसे के रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि पैसे उनको मिल जाएंगे, गारंटीड मिल जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि पैसे नहीं भी मिल पाते हैं। अगर आपका पैसा होल्ड हो गया बैंक से तो पैसा थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट डेफिनेटली मिल जाएगा। मृत्युंजय सिंह साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे मृत्युंजय सिंह साहब, जो इथिकल हैकर एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं, पूरी उसकी मालूमात उन्होंने आपको फराहम की। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। सामाइन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दे इजाज़त। आदाब।